नमस्कार। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम लेखांकन की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा अंश कंपनी वगैरह क्या होती हैं, कैसे इनको अंशों का निर्गमन करना होता है, ये निर्गमन करके इन अंशों का हरण यानी इश्यू कैसे करते हैं, इन बारे में थ्योरेटिकल जानकारी हमने देखी थी। आज हम एक व्यवहारिक क्वेश्चन को लेकर इसके संदर्भ में किस प्रकार से लेखांकन प्रविष्टियां अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं, उनकी राशियों की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अंशों के निर्गमन हरण के संदर्भ में की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियां और उन लेखांकन प्रविष्टियों में राशि अंकित करने के संदर्भ में वो गणना कैसे की जाती है उन राशियों की, इसके बारे में हम विस्तार से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। आपके सामने है, बी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों के लिए 10% प्रीमियम पर आवेदन हेतु प्रविवरण जारी किया। इसका मतलब कंपनी 10,000 समता अंश जारी करना चाहती है। 10 रुपया उसका एक अंश का फेस वैल्यू या अंकित मूल्य है। तो 10,000 को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो 1,00,000 रुपए की समता पूंजी जुटाना चाह रही है ये कंपनी। 10% प्रीमियम फेस वैल्यू का, 10 रुपए का 10%, 1 रुपया प्रीमियम साथ में लिया जाएगा, तो कुल मिला के 11 रुपया आएगा। 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। इन अंशों पर आवेदन के साथ 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित। अभी हमने देखा प्रीमियम अगर 1 रुपया है तो आवंटन के पूंजी खाते में 4 रुपया मांगा जा रहा है और 1 रुपया प्रीमियम का मांगा जा रहा है। और शेष राशि मांग पर देय है तो आवेदन पर 3 रुपया, आवंटन में से 4 रुपया पूंजी का यानी कि 4 और 3 7, और शेष राशि अब बची 3 रुपए ताकि 10 रुपए उसका एक अंकित मूल्य हो जाए। तो शेष मांग राशि 3 रुपए प्रति अंश। निर्गमन के लिए 2.5 गुना अभिधान प्राप्त हुआ। इसका मतलब 10,000 समता अंशों के लिए 2.5 गुना 25,000 अंशों के लिए आवेदन पर राशि 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से प्राप्त हुई। इनमें से क्या किया गया है, 20 अंशों से कम वाले 5,000 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। जो 25,000 अंशों की एप्लीकेशन आई हैं उनमें से 5,000 को कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश दे दिए गए। शेष को जो बचे हैं उनको 5,000 अंशों को लौटा दिया, 5,000 को 1,000 दे दिया, 10,000 ये हो गए। शेष मतलब 15,000, 15,000 को 10,000 अंश यथानुपात 9,000 अंश, क्योंकि 1,000 ऊपर वाले को दिए जा चुके हैं, यथानुपात बंटित कर दिए गए हैं। अंश पर वांछित राशि की सीमा से अधिक राशि को रोक लिया गया तो एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपया और उसके बाद में हमें 5 रुपया आवंटन का और 3 रुपया मांग का चाहिए, तो कुल मिला के इतनी राशि तक रोक ले और शेष राशि को लौटा दिया जाएगा। 300 अंशों के धारक आवंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। ध्यान रहे, जब भी अधिअभिदान की स्थिति भी हो और कोई अंशधारी आवंटन पर भुगतान करने में असमर्थ भी रहे तो ऐसी स्थिति में उसकी कैलकुलेशन, राशि की कैलकुलेशन करते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। 450 अंशों के धारक मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे और उनके अंशों को जब्त कर लिया गया। ये माना जाना चाहिए हमेशा कि किसी ने अगर आवंटन पे पैसा नहीं दिया है तो निश्चित रूप से उसने मांग के ऊपर भी पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब 450 में से 300 अंश तो वो हैं जिन्होंने आवंटन राशि का पैसा नहीं दिया और 150 शेष अंश है जिन्होंने केवल मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में से, यानी कि प्रथम वाले जिन्होंने आवंटन भी नहीं दिया और मांग राशि भी नहीं दी, उस वाले समूह में से 150 अंश यानी आधे अंश 20% प्रीमियम पर, एक अंश 10 रुपए का है तो 2 रुपया प्रीमियम उसका 20%, तो टोटल 12 रुपए में पुनर्निर्मित कर दिए गए। इसके लिए हमें जनरल प्रविष्टियां देखनी है। हम कैसे कैलकुलेशन करें उसको भी देखते हैं और जनरल प्रविष्टियों में वो राशि किस प्रकार से प्रतिस्थापित की जाती है उसको भी आगे देखते हैं। इस स्लाइड पर आप किस प्रकार से पैसा मांगा गया है और किस प्रकार से अंशों का बंटन हुआ है ये देख रहे हैं। हमेशा इसकी गणना हमें कर लेनी चाहिए, इससे आगे की कैलकुलेशन सुविधापूर्वक तरीके से हो जाती है। एप्लीकेशन के ऊपर अंकित मूल्य फेस वैल्यू यानी जो कैपिटल खाते में, पूंजी खाते में जाता है वो राशि है। एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपया, अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपया और
टोटल 5 रुपया था, उसमें से 1 रुपया प्रीमियम का माइनस करते हैं तो 4 रुपया रहता है ये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर शेष राशि यानी कि 3 रुपया, कुल मिला के 10 रुपया फेस वैल्यू एक अंश की है। और अलॉटमेंट के ऊपर फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया, उसका 10% यानी कि 1 रुपया प्रीमियम, कुल मिला के ये 10 + 1 11 रुपया अंशधारी से लिया जाना है। किस प्रकार से आवंटन हुआ है, तो 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो कुल मिला के एप्लीकेशन जिनके लिए आवेदन आया है, अप्लाइड फॉर शेयर्स हैं 25,000 और उनको आवंटन हम करेंगे 10,000 अंशों का। 3 कैटेगरी हैं प्रश्नानुसार। 20 से कम अंशों के लिए जिसने आवेदन किया है, ऐसे अंशों की कुल संख्या 5,000 थी, उनको कोई भी अंश नहीं दिया गया, आवंटित अंश 0 है। सीधा आवंटन किया गया है एक अंशधारी को जिसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन लगाई, 5,000 के लिए पैसा दिया एप्लीकेशन के ऊपर, और उसको हमने 1,000 अंश आवंटित कर दिए। 1,000 आवंटन करने के बाद में 10,000 में से शेष बचे 9,000, ये अंश दिए गए शेष 15,000 आवेदन करने वाले अंशधारियों को। तो 15,000 के लिए जिसने आवेदन किया है, यथानुपात वाली स्थिति में उनको 9,000 अंश दिए गए हैं। तो यह अनुपात बनता है 15:9। 15 के लिए जिसने आवेदन किया उसको 9 दिए गए, या उल्टा बोल लें तो 9 शेयर जिसको मिले हैं उसने वास्तव में 15 के लिए आवेदन किया है। आवेदन राशि प्राप्त होने के समय की जाने वाली दोनों प्रविष्टियां आपके सामने हैं। आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक को डेबिट कीजिए, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कुल मिला के 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 25,000 अंशों के ऊपर प्रति अंश 3 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए प्राप्त हुआ है। आवेदन राशि ये जो प्राप्त हुई है, इसको पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर आवंटन के समय इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रहे ऊपर वाले एंट्री में आवेदित अंशों की संख्या को लिया गया है और यहाँ पर आवंटित अंशों की संख्या को जिनके लिए कि प्रविवरण जारी किया गया है। इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, ये जो राशि है 10,000 को 3 से गुणा करके 30,000 है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, कैपिटल में 30,000, जितने के लिए आप शेयर कंपनी शेयर जारी करना चाह रही है उतने से ज्यादा पूंजी खाते में राशि नहीं हो सकती। तो 10,000 × 3 30,000। जब भी अधिअभिदान और सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आप सवाल में देखें तो ये कैलकुलेशन आवंटन की एंट्रीज करने से पहले हमें कर लेनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्रकार की कैटेगरी थी, ए, बी और सी, जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। एक अंशधारी जिसने 5,000 के लिए आवेदन किया उसको 1,000 दिया गया और शेष को यथानुपात यानी 15:9 के रेशो में शेयर दिए गए। ये हमने पिछली स्लाइड पर भी देखा था। तो राशि कैसे प्राप्त हुई है उसकी हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। आवेदन पर प्राप्त राशि है, पहली कैटेगरी में 5,000 अंशों के धारक ने 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए दिए। दूसरी कैटेगरी में 5,000 अंशों के लिए जिसने आवेदन किया उसने 3 रुपए के हिसाब से फिर 15,000 रुपए दिए और शेष जो शेयर अब बचे थे वो 15,000 रुपए 3 के हिसाब से 45,000 रुपए, कुल 75,000 रुपए में प्राप्त हुए। आवेदन के समय में जो राशि हमें प्राप्त होनी चाहिए थी उस राशि को हम यहाँ पे घटा रहे हैं। पहली कैटेगरी में चूंकि उसका शेयर आवंटन ही नहीं हुआ तो उससे हम पैसा मांग भी नहीं सकते थे। दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी में एक अंशधारी को 1,000 अंश ही दिए गए हैं जिसने 5,000 के लिए आवेदन किया था, तो उससे हमें 1,000 पे 3 से गुणा करके 3,000 रुपए लेने हैं। नीचे वाली राशि में आप देख रहे हैं इसका मतलब 12,000 रुपया उसका अधिक्य यहाँ पर उपलब्ध है। सी कैटेगरी में 15,000 अंशों के लिए जिन्होंने आवेदन किया उनको हमने 9,000 शेयर ही दिए थे, इसलिए 9,000 अंशों के ऊपर 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 27,000 रुपया लिया जाना है और अधिक जो बचा वो 18,000 रुपया रहा। इस प्रकार से कुल मिला के 75,000 रुपए में से 30,000 रुपए का समायोजन आवेदन के ऊपर हो जाएगा, हो चुका, और शेष 45,000 का समायोजन हम आगे करेंगे आवंटन के समय, कॉल के समय, और फिर भी अधिक रहता है तो लौटा कर। इसमें से पहली कैटेगरी में जो अंश है उनको कोई भी अंश आवेदन उनको आवंटन नहीं किया गया है, अतः 15,000 रुपये सारा का सारा अधिक दिख रहा है। आवंटन पर जो देय राशि है ए कैटेगरी में कुछ भी नहीं, बी कैटेगरी में 1,000 अंशों के ऊपर प्रीमियम सहित 5 रुपया, कुल मिला के 5,000 रुपये लेना है और 12,000 रुपये का ऊपर आप आधिक्य देख रहे हैं और 5,000 रुपये में उससे लेना है, तो 5,000 रुपये का समायोजन हम कर लेंगे और अगली राशि लाइन में आप देख रहे हैं 7,000 रुपये का आधिक्य उसके बाद में रह जाएगा। इसी प्रकार सी कैटेगरी में 18,000 रुपये का आधिक्य हमारे पास में है, 9,000 अंश दिए गए हैं, 5 रुपये के ऊपर आवंटन की राशि अगर हम गणना करें तो ये 45,000 होती है।
चूंकि लिया जाना है वो 45,000 रुपये है, परंतु आधिक्य केवल 18,000 रुपये है, तो जो दोनों में से कम है 18,000 रुपये का समायोजन हो जाएगा और आवंटन के पश्चात इस कैटेगरी में कोई भी आधिक्य शेष नहीं रहेगा। तो पहली ए कैटेगरी में 15,000 रुपये का शेष है, बी कैटेगरी में 7,000 रुपये का शेष है, सी कैटेगरी में 0 रुपये का शेष है। कुल मिला के 22,000 रुपये का आधिक्य हमारे पास में आवंटन पे समायोजन के उपरांत बचा हुआ है। इस प्रकार अंतिम मांग पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो अंतिम मांग हमें जो मांगनी है, पहली कैटेगरी में कुछ भी नहीं, दूसरी कैटेगरी में 1,000 अंशों के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये, तो 7,000 में से 3,000 रुपये का समायोजन अगर हम कर लें बी कैटेगरी में तो भी 4,000 रुपये शेष बचता है, तो इस 4,000 रुपये को लौटा दिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे ए कैटेगरी में 15,000 रुपये को लौटाया जाना तय हुआ है। सी कैटेगरी में चूंकि शेष आधिक्य के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अंतिम मांग पर समायोजन राशि कुछ भी नहीं है। तो लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 15,000 प्लस 4,000 प्लस 0 कुल मिला के 19,000 रुपये की राशि है, 19,000 रुपये की राशि है जो रिफंड की जानी है, उसको वापस से लौटा दिया जाना है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि आवंटन के ऊपर कंपनी को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्त हुई है, और कितनी राशि ऐसी है जो आवंटन के ऊपर बकाया रह गई कॉल्स इन एरियर्स के रूप में। तो यहाँ पर आप दो कैलकुलेशंस सामने देख रहे हैं। तो प्रश्नानुसार 300 अंशों के, सेकंड वाली कैलकुलेशन हम पहले देख लें। प्रश्नानुसार 300 अंशों के एक धारक ने आवंटन की राशि नहीं दी थी, उसको दिए गए थे 300 अंश। तो वास्तव में चूंकि ये यथानुपात वाली कैटेगरी का अंशधारी है, तो इसने वास्तव में आवेदन किया होगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 15/9, ये रेशियो था यथानुपात का 15/9। उसको जो मिले हैं वो 9 वाले भाग में से, उसने जो आवेदन किया है वो 15 वाले भाग में से। इसका मतलब उसने मूलतः 500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर आवेदन राशि दी थी, 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 1,500 रुपया। चूंकि उसको 300 अंश दिए गए थे, इसलिए उसको दी, वास्तव में उससे हमें आवेदन पर राशि लेनी थी 300 को 3 से गुणा करें तो 900 रुपया। तो 600 रुपया ऐसा था जो आवंटन पर उसका समायोजित हो गया होगा। कुल समायोजन की राशि जब हम निकालेंगे तो वो 600 रुपया उसके अंदर शामिल होगा। उसे आवंटन पर जो राशि देनी थी 300 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,500 रुपया। ये 600 रुपया उसका समायोजित अगर अपन कर लें तो आवंटन पर उसने कुल 300 अंशों के जो भी धारक थे उन्होंने 900 रुपया नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट के ऊपर इन अंशधारियों का रहा 900 रुपया। ये हमें बैंक में प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर आधिक्य समायोजन को ध्यान से देखें, ये जो 600 रुपया है अलॉटमेंट के ऊपर 1 रुपया प्रति अंश प्रीमियम मांगा गया, उसके अंश कुल मिला के 300 उनको दिए गए हैं, तो 300 पे 1 रुपये के हिसाब से 300 रुपया प्रीमियम बनता है। यहाँ पर ये 600 रुपया जो प्राप्त समायोजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर चूंकि ये 300 से ज्यादा है तो इसको प्रीमियम सहित भी मान सकते हैं कि इसके अंदर प्रीमियम शामिल है। अगर प्रीमियम 300 रुपया इसमें शामिल है तो बाकी का जो 300 रुपया आधिक्य का समायोजन हो रहा है वो पूंजी खाते में से, कैपिटल में से किया जा रहा है। और अगर हम इसको मान लें कि इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है, प्रीमियम रहित है ये 600 रुपया, तो ये 600 का 600 रुपया पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट का है, पूंजी खाते का है। फोरफीचर के समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अंश को जब्त करते हैं उस समय इस राशि को प्रीमियम सहित है या रहित, इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आवंटन पर फिलहाल हम वापस देखें, ऊपर पहली लाइन में कुल मिला के 10,000 अंश जारी थे, 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम सहित 50,000 रुपया लिया जाना था। आवेदन पर आधिक्य का समायोजन हमने पिछली स्लाइड पर देखा 23,000 रुपये था, उसको हमने इसमें यहाँ पे समायोजित किया, तो आवंटन पर अब प्राप्त होनी चाहिए 27,000 रुपया, लेकिन 300 अंशों के धारक ने आवंटन की राशि नहीं दी। हमने ये अभी कैलकुलेट किया, इस स्लाइड पर लास्ट अमाउंट है 900, उस 900 रुपये को इसमें से घटा दे तो आवंटन पर कुल मिला के वास्तव में कंपनी को जो राशि प्राप्त हुई वो 26,126,100। पिछली स्लाइड पर जो विभिन्न राशियों की गणना हमने की थी, आवंटन के समय की जाने वाली इन प्रविष्टियों में उनका उपयोग किया जाता है। तीसरी एंट्री है आवंटन राशि देय होने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 अंशों के ऊपर 5 रुपया आवंटन की राशि है, जिसमें से 4 रुपया पूंजी खाते में और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जा रहा है। ये हमने आवंटन राशि देय कर दी। इसके बाद में जो हमने
आवेदन पर आधिक्य प्राप्त किया था उसका आवंटन पर जो समायोजन कर रहे हैं उसकी प्रविष्टि ये है। ये आप अगर चाहें तो इस चौथी एंट्री को आप दो हिस्सों में भी बांट सकते हैं, कुछ लौटाने की प्रविष्टि अलग कर लें और अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस की अलग से कर लें, या पांचवें के साथ में इसको मिक्स करके भी की जा सकती है। फिलहाल ये तीनों चीजें एक साथ दर्शाई हुई हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया जो कुल 25,000 अंशों पर राशि प्राप्त हुई थी हमें आवेदन की, जबकि कंपनी ने 10,000 अंश ही जारी किए हैं, तो 15,000 अंशों के ऊपर ये आधिक्य था। इसको या तो अलॉटमेंट के ऊपर समायोजित करेंगे या लौटाएंगे या उसको आगे कॉल के लिए रोक के रखेंगे। तो ये तीनों स्थितियां हैं, चूंकि इसलिए इस एंट्री में ये तीनों चीजें साथ में प्रदर्शित की गई हैं। 15,000 को 3 से गुणा करें तो 45,000 रुपये कुल मिला के आधिक्य है। उसमें से हमने पहले ही उस स्लाइड पर हमने कैलकुलेशन किया कि इसमें से 19,000 हमने लौटा दिया है पहली और दूसरी कैटेगरी के अंशधारियों को, ए और बी कैटेगरी के अंशधारियों को। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 23,000 रुपये का एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं एप्लीकेशन के मार्फत। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट पे 23,000 रुपये हमने कम मांगा है, जो हमने पिछली स्लाइड पर भी देखा। और उसके अलावा जो सरप्लस फिर भी बचा हुआ है बी कैटेगरी का है, ये कॉल्स इन एडवांस 3,000 रुपये हमारे पास में है। तो जो कॉल हम फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस सवाल में करेंगे तो उस समय ये 3,000 रुपये उस समय एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। जब आवंटन की राशि प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये पिछली स्लाइड पर हमने देखा, 26,100 रुपये वास्तव में प्राप्त हुआ है। प्रश्नानुसार कुल 450 अंश 450 शेयर्स पर मांग राशि प्राप्त नहीं हुई है। 300 अंश वो हैं जिन पे आवंटन भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने मांग राशि भी नहीं दी। तो 300 को 3 से गुणा करें 900 रुपया, और 150 अतिरिक्त अंशों का 450 रुपया, कुल मिलाकर मांग राशि जो बकाया रही वो 1,350 रुपया। अंतिम मांग पर जो राशि हमें प्राप्त होनी चाहिए वो 10,000 को 3 से गुणा करें तो 30,000 रुपया प्राप्त होनी चाहिए। इसमें से 1,350 रुपया ऊपर की कैलकुलेशन के हिसाब से राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। तो प्रथम एवं अंतिम मांग के ऊपर कुल प्राप्त राशि वास्तव में 28,650 28,650 रुपीज। प्रथम एवं अंतिम मांग 10,000 अंशों के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की देय करने पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मांग राशि प्राप्त होने पर पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा कि 3,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस जो था उसका समायोजन किया गया, और जो एरियर्स था उसको छोड़कर शेष बैंक में जो प्राप्त हुई है 25,650 रुपया। एरियर्स को हमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया है और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही शेष रह गया है। आप देख रहे हैं ऊपर एंट्री में 30,000 रुपये से डेबिट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 28,650 से क्रेडिट है, यानी 1,350 रुपया हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अभी भी डेबिट है, वो कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट है, जिसका अगर हम अंशों का हरण करेंगे तो इसी खाते के मार्फत उसको वहां पर प्रदर्शित कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर 25,650, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर समायोजन की राशि 3,000 रुपया और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 28,650, बाकी का 1,350 जो इसमें अभी भी डेबिट ज्यादा है उसका क्रेडिट साइड में उसको हम लिखेंगे हरण की प्रविष्टि के समय। अंशों के हरण के समय हमें प्रविष्टि में अंश हरण खाते में कितनी राशि लिखी जाए इसकी जानकारी चाहिएगी। इसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्लाइड पर आप देख रहे हैं। ध्यान रहे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या अंश हरण खाते में केवल वो राशि ही लिखी जाती है जो पूंजी खाते में अब तक हरण किए गए अंशों के ऊपर प्राप्त हो चुकी है। 300 अंशों का जो हम हरण कर रहे हैं कुल मिला के 450 में से, उनमें कुछ राशि हमने आवेदन पर आधिक्य पाया था उसको आवंटन पर समायोजन किया, और आवंटन पर चूंकि प्रीमियम भी लेना था तो पहली स्थिति बनती है कि उस 600 में 300 रुपया वो प्रीमियम का शामिल माने, और दूसरी स्थिति बनती है कि वो शामिल ना माने। तो यहाँ पर आप स्लाइड में ऊपर वाले हिस्से में देख रहे हैं कि आधिक्य प्रीमियम रहित अगर है तो आवंटन पर आधिक्य का समायोजन 600 रुपया,
और इसी स्लाइड पर नीचे वाले साइड में आप देख रहे हैं आवंटन पर आधिक्य समायोजन 300 रुपया, 600 के स्थान पर ये 300 रुपया यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्योंकि बाकी का 300 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में एक बार जो राशि क्रेडिट हो गई है और अगर वो प्राप्त हो गई है तो पुनः हरण के समय उसको डेबिट नहीं करते हैं। और अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है, ये माना जाए जैसा कि पहली वाली स्थिति है, तो प्रीमियम अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो सारी राशि जो आधिक्य का समायोजन हुआ है वो पूंजी खाते में किया गया है और ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा और ऐसे समय में सिक्योरिटी प्रीमियम को जब्त करने की प्रविष्टि के समय डेबिट कर दिया जाता है। तो आधिक्य में अगर प्रीमियम हम मान लें कि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो 2550 रुपया, जो राशि रेड कलर में आपको दिख रही है 2550 रुपया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगी। और अगर मान लें कि आधिक्य में प्रीमियम शामिल है, प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में 2250 रुपया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चली जाएगी। 450 450 शेयर्स को जब्त कर लिया गया है। 300 और 150 दोनों ही प्रकार के अंशों पर समस्त राशि चूंकि मांगी जा चुकी है, 10 रुपया अंकित मूल्य या फेस वैल्यू मांगा जा चुका है, इसलिए प्रथम प्रविष्टि में इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आप देख रहे हैं 450 इंटू 10 4500 रुपीज। चूंकि 10 रुपये से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि समस्त राशि इनसे मांगी जा चुकी है, उसके पश्चात हरण किया गया है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ईआर, अगर 300 अंशों पर जो आधिक्य का समायोजन हमने आवंटन पर किया गया है 600 रुपया, मान लें कि उसमें वो 300 अंशों का प्रीमियम शामिल नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा 300 रुपये से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स वहाँ पर ऊपर पहले वाली एंट्रीज में नहीं दर्शाया है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो शेष राशि है एंट्री नंबर 3 में ये 50,000 से डेबिट था, 4 में ये 23,000 रुपये से क्रेडिट था, 5 में ये 26,100 से क्रेडिट था, अर्थात कि अब 900 रुपये से क्रेडिट किया जाना बाकी है। ये कॉल्स इन एरियर्स की राशि यहाँ पर है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने 900 रुपये। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल के सामने 1350 रुपये, अभी हमने पिछले स्लाइड पर इसकी बात भी की थी। और शेयर फॉरफिटेड में कुल मिला के 2550 रुपया जो पूंजी खाते में प्राप्त हुआ है वो जब्त कर लिया जाएगा, इस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। या तो हम माने कि जब्त में प्रीमियम प्राप्त है या माने कि प्राप्त नहीं है, तो प्राप्त नहीं होने की प्रविष्टि आपने देख ली। अगर ये प्रीमियम 600 रुपया का समायोजन आधिक्य का जो हम कर रहे हैं आवंटन पर प्रीमियम प्राप्त मान लें उसमें शामिल 300 रुपया, तो ये प्रीमियम प्राप्त की स्थिति है और ऐसी स्थिति में शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में नहीं लिखा जाता है। तो दूसरी प्रविष्टि आप देख रहे हैं 8 नंबर, या तो ऊपर वाले तरीके से या नीचे वाले तरीके से प्रीमियम प्राप्त हो जाने पर यह प्रविष्टि इस प्रकार से दिखेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,500, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वही 900 रुपया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वही 1350 रुपया और शेयर फॉरफिटेड में 2250 रुपया दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाकी का जो 300 रुपया था वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट राशि 2250 रुपये जो प्राप्त हुई पूंजी खाते और जब्त की जा रही है। 300 अंश जिन पर आवंटन का पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ था में से 150 अंशों के पुनर्निर्माण पर प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में 20% ऑफ द फेस वैल्यू 10 रुपये का 20% 2 रुपया, 150 अंशों के ऊपर 300 रुपये क्रेडिट हुआ है। इन 300 अंशों ने एप्लीकेशन पर 500 अंशों का पैसा 3 रुपये के हिसाब से कुल 1500 रुपये दिया था। 1500 में से 900 रुपया उसका आवेदन का बनता है और बाकी का 600 रुपया हम आवंटन पर समायोजित कर रहे थे। इस 600 रुपये के समायोजन की राशि में अगर 300 अंशों पर 1 रुपये के हिसाब से 300 रुपया अंश प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है, अगर हम ये मान ले तो प्रविष्टि इस प्रकार से होगी ट्रांसफर की शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 750 रुपया, क्योंकि कुल मिला के 1500 रुपया प्राप्त हुआ है 300 अंशों के ऊपर, तो 150 अंशों पे 750 रुपया पूंजी खाते का जो पैसा फॉरफिटेड में था वो कैपिटल रिजर्व में लाभ मान के ट्रांसफर कर दिया गया है। और अगर यही 300 अंशों पर प्रीमियम प्राप्त
हो गया, अगर ये मान लें तो यहाँ पर ये एंट्री में राशि 750 के स्थान पे 600 हो जाएगी, क्योंकि कुल मिला के 1500 रुपये प्राप्त हुआ है, उसमें से 300 रुपये प्रीमियम का हटा दें तो 1200 रुपये पूंजी खाते में प्राप्त हुआ है। 1200 का आधा इन 150 अंशों का है 600 रुपया, तो 600 रुपया ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा और 600 रुपया फॉरफिटेड का बैलेंस इन 150 शेष अंशों का रह जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस निकालें तो जो अंश जिन पर केवल प्रथम मांग ही प्राप्त नहीं हुई, उन अंशों के ऊपर कुल प्राप्त राशि थी 1050 रुपया, 3 रुपया आवेदन पर और पूंजी खाते में 4 रुपया आवंटन पर। प्रीमियम इसमें शामिल नहीं करते, तो 150 से 7 को गुणा करें तो 1050 रुपया। 1050 रुपया तो उन 150 अंशों का है, और अगर इन 300 में से शेष 150 अंश जो जारी नहीं किए गए उनका बैलेंस हम निकालें तो प्रीमियम प्राप्त नहीं होने पर ये 750 और प्रीमियम प्राप्त होने पर ये 600 रुपया होगा। तो इस प्रकार से प्रीमियम प्राप्त नहीं होने पर शेयर फॉरफिटेड का कुल बैलेंस 1800 रुपया और प्रीमियम प्राप्त हो गया तो कुल बैलेंस 600 प्लस 1050, 1650 रुपया अंश ऋण खाते का शेष क्रेडिट रह जाएगा, जिसे हम चिट्ठे में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सावधानी पूर्वक राशियों की कैलकुलेशन करते हुए हमें प्रविष्टियों में यथास्थान सही राशियां भर के सवाल को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।